नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गलवान में चीनी घुसपैठ पर उठे सवाल, पीएम मोदी के बयान पर पीएमओ की सफाई, चीन की हर हिमाकत का सीमा पर दिया जा रहा जवाब। योग दिवस से पहले सीएम त्रिवेंद्र का योग के लिए संदेश, पीएम के सफल प्रयासों से 21 जून को सार्थक होगा योग दिवस, लोगों से घरों में रहने की अपील। चीन के खिलाफ उत्तराखंड में सोशल बार, उत्तराखंड पुलिस का सभी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश, फोन में चीनी ऐप होंगे बंद। खटीमा में कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन, चैम्बर के बाहर काम करने का किया गया प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की भरी हुंकार। देहरादून में बिल्डरों की धोखाधड़ी, ग्राहकों के साथ फ्लैट के नाम पर खिलवाड़, 90% पैसा ले चुके हैं बिल्डर। और उत्तराखंड में फिर फूटा कोरोना बम, 75 नए मरीजों मिलने से 2177 हुए संक्रमित मरीज, सबसे अधिक टिहरी में 28 केस आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में जनता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सफल प्रयासों से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। इस बार के योग दिवस का आयोजन विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर एक साथ योगाभ्यास करते थे, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज इस अवसर में मैं आप सब प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं कि हम सभी विश्व योग दिवस के अवसर पर 1 घंटा अवश्य योगाभ्यास करें। जून विश्व योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयास से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है और जो भारत की परिकल्पना है सर्वे सुखिनः सन्तु की, उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बार का योग विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेशवासियों से आग्रह किया गया है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घर पर रहकर ही परिवार के साथ योग करें। अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की प्रतिक्रिया है। योग का उल्लेख हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए अनेक विधियों की खोज की थी। साथ ही कहा कि मौजूदा समय में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मजबूत इम्यूनिटी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कोविड-19 से बचने के लिए सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग से बढ़कर कुछ नहीं। योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हम सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने अपने घरों से हम लोग करें और उसके आधार पर सभी लोगों को प्रेरित भी करें। तो मेरा भी आप सभी से आग्रह है कि हम लोग घर में रह के और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जिस पे हम बड़ी संख्या में कार्यक्रम करते रहे हैं, अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया है, हम घर पे रह के उसका योगाभ्यास करें।
और खबर देहरादून से है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाहकार देवस्थानम बोर्ड के साथ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा की। बता दें कि इस अवसर पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सलाहकार अश्वनी लोहानी, फतेह के महासचिव सुभाष गोयल और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा के कार्यों में न्यून प्रगति होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आरएस रावत ने अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास सॉफ्टवेयर में 25 जून तक आधार लिंक कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने गत वर्ष के अधूरे आवास जिनकी वसूली होनी है एवं अधूरे पड़े आवास की जांच आंख्या तैयार कर खंड विकास अधिकारियों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बता दें कि उन्होंने पलायन रोकने तथा कोविड के दौरान जनपद में आए प्रवासियों को भी कृषि, चाय विकास, बाल विकास से जुड़ी जो जड़ी बूटी आदि के अंतर्गत विभागों को रोजगार दिए जाने के निर्देश भी दिए। और डोईवाला में आज स्थानीय वन रेंज के अंतर्गत पौधारोपण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी धीरेन्द्र पवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को ये संदेश दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे, जिससे कि हमें प्रदूषण रहित वातावरण मिल सके और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल और समृद्ध बन सके। इस दौरान बहेड़ा, आंवला और बरगद की बेशकीमती छायादार व जड़ी बूटी के पेड़ लगाए गए। साथ ही थानो वन रेंज के अंतर्गत इस वर्ष 90,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से पीपल, आंवला, बेहड़ा, आम व जामुन के पौधे लगाए जाएंगे। फॉरेस्ट लैंड में यहाँ पे पीपल हो गया, बर्ड हो गया, आंवला हो गया, हरला हो गया, बेला हो गया, गिलोई हो गया, औषधि पौधे, यहाँ पे वृक्षारोपण आज से हमने प्रारंभ कर दिया है। इसका शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं श्री धीरेन्द्र कुमार ओएसडी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया। प्रकृति से जुड़ने का भी हम आह्वान करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और जो हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ हमें शुद्ध वायु के साथ साथ फल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, अच्छी वायु देते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सब एक एक पेड़ लगाएं और जो वातावरण दूषित हो रहा है उसे दूर करने में अपना सहयोग प्रदान करें। और सूबे में सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले मंत्री की एक ऐसी दरियादिली की तस्वीर सामने आई है, जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है, जो कि ये अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। पूरा मामला उस वक्त का है जिस वक्त सूबे के शिक्षा मंत्री अपने आवास पर जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक दुर्घटना दिखाई दी, जिसमें उन्होंने अपने एस्कॉर्ट को रोककर दुर्घटना में घायल दोनों युवकों को अपने एस्कॉर्ट वाहन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिससे उनकी जान बच गई। तो अचानक एक पैदल चलता हुआ बच्चा और एक बाइक वाला, ये आपस में इनकी टक्कर हुई और वो सड़क पे एक बालक तड़प रहा था। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ 40-50 लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमने उसको ना देखते हुए उस बच्चे को उठा के मैंने अपने स्कॉट में डलवाया और स्कॉट में डलवा के स्कॉट को मैंने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, या किसी का बच्चा है इसकी ज़िंदगी बच सकती है। और मुझे खुशी है कि मेरे पास सूचना है कि वह बच्चा चिकित्सा के बाद, इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गया और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत पीस चाहता है,
लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। जी हां, सूर्य ग्रहण के चलते आज रात्रि 10 बजे बंद किए जाएंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। रविवार दोपहर 2 बजे पूजा अर्चना और भोग व आरती के बाद ये कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण से पहले केदारनाथ के कपाट आज रात्रि को बंद कर दिए जाएंगे और कल रविवार दोपहर बाद शुद्धिकरण के पश्चात कपाट खोले जाएंगे। सूर्य ग्रहण के चलते केदारनाथ धाम सहित अन्य धार्मिक मठ मंदिर भी बंद रहेंगे। केदारनाथ मंदिर 16 घंटे तक बंद रहेगा और रविवार दोपहर 2 बजे अभिषेक और हवन किया जाएगा तथा भोग लगाने के बाद आरती की जाएगी। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग की ओर से ये प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। 10:40 से सूर्य ग्रहण लग जाएगा। उससे पहले 12 घंटे पहले जो है सूतक स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज रात 10 बजे से सूतक स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले भगवान केदारनाथ में भोग वगैरह लगा के सायन आरती करके उसके बाद भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और भगवान के कपाट जो है कि 16 घंटे तक लगभग जो है बंद रहेंगे और आज रात बंद हो जाएंगे 10 बजे। और उत्तराखंड में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट सूतक काल में 16 घंटे बंद रहेंगे। आज रात 10 बजे से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 21 जून को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले यानी 20 जून रात 10:25 पर, जो रविवार दोपहर 1:53 तक रहेगा। इसके चलते चारों धामों के कपाट बंद रहेंगे। आपको बता दें कि रविवार को 2 बजे के बाद मंदिरों में साफ सफाई की जाएगी। इसके बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है, जो 3 घंटे 30 मिनट तक रहेगा। इस दौरान खाने पीने की भी मनमानी रहेगी। साथ ही 4 धाम समेत मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। किसी भी ग्रहण का खगोल शास्त्र और वैदिक ज्योतिषी दोनों में विशेष महत्व होता है। यह ग्रहण मिथुन राशि पर लग रहा है। सूर्य ग्रहण के दृष्टिकोण से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमालय में स्थित केदारनाथ के कपाट आज शाम को शयन आरती के बाद बंद हो जाएंगे और कल जब उत्तराखंड में लगभग 2 बजे के बाद ग्रहण की स्थिति समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक होगा और भगवान का पूजन अर्चन होगा। जिस प्रकार हाथ का कंकण या हाथ की चूड़ी पूरा का पूरा सूर्य ढक जाएगा चंद्रमा से और कंकण जैसा सूर्य चारों ओर से दिखेगा, इसे कंकणाकृति कहते हैं। और खबर लाल कुआं से है, जहां हाथीखाना क्षेत्र और उसके आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अलग अलग जगह का कूड़ा यहां पर डाला जाता है, जिससे इस गर्मी के मौसम में महामारी का खतरा लगातार बना हुआ है। तमाम तरीके की गंदगी यहां देखी जा सकती है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ये है कि यहां क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और लोगों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है। इस गंदगी के चलते इस क्षेत्र में पहले महामारी फैल चुकी है। समय रहते जिला प्रशासन ने अगर यहां सफाई दुरुस्त नहीं कराई तो इस गर्मी के मौसम में महामारी दस्तक दे सकती है। बड़ा दुर्भाग्य
का विषय अभी बरसात का समय चल रहा है, जगह जगह नालियाँ चौके, पानी की निकासी नहीं है। और पूरे आप क्षेत्र का देखेंगे, हाथीखाना, बंगाली कॉलोनी, बद्री कंपनी, नगीना कॉलोनी क्षेत्र का सारे ही क्षेत्रों का ये हाल है कि इतनी स्थिति खराब है कि अगर आप गली से गुजर जाएंगे तो मुंह पे रुमाल रख करके निकलना पड़ता। बड़ी स्थिति खराब है और यही हाल रहा तो बहुत बड़ी कोई होने का शासन प्रशासन इंतजार कर रहा है और इसको धरातल पर शासन प्रशासन को शीघ्र जिम्मेदारी से इसको करना चाहिए। और खबर खटीमा से है, जहां दीवानी न्यायालय खटीमा में अधिवक्ताओं को चैम्बर की जगह कोर्ट परिसर से बाहर काम करने के न्यायालय के आदेश के बाद अधिवक्ता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। कार्य बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि जब सरकारी संस्थानों के कार्यालय में काम हो सकते हैं तो वकील अपने चैम्बर में कोरोना के मानकों का ध्यान रखकर काम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय और हमने ये फैसला किया कि अनिश्चित काल के लिए जब तक ये हमें अंदर बैठ करके अलाउ नहीं करते बैठना, हम चाहते हैं कि क्लाइंट ना आए, कोई बात नहीं चलेगा, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम अधिवक्ताओं को उनको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है और आप उनके साथ इस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसा कहीं नहीं होता है। सारे कर्मचारी जितने भारत सरकार के जितने कर्मचारी हैं वो सब काम कर रहे हैं, तो न्यायालय हमारे साथ ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया इन्होंने क्यों अपना रखा है। और खबर चंपावत से है, जहां अब चेकिंग के दौरान पुलिस की वर्दी में लगे कैमरे में आपकी हर हरकत कैद होगी। चंपावत एसपी के मुताबिक अक्सर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों जनता के बीच अभद्र व्यवहार के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में अब पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा वर्दी में लगाया गया है ताकि मौके की सभी घटना कैमरे में कैद हो सके। सभी लोगों के पास देखिए, चेकिंग के समय जनरली पुलिस के प्रति शिकायतें आती हैं कि पुलिस का दुर्व्यवहार और जनता के बीच कभी कोई झगड़ा होता है, तो इस प्रकार की जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों के मद्देनज़र आज से जनपद चंपावत में कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारा चेकिंग पे जाता है तो एक बॉडी वॉर्न कैमरा उनको दिया जाएगा जो कि वो अपने वर्दी पर लगाएंगे। और रानी पोखरी में बनने वाले 4 लेन पुल के साथ साथ नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का भी सचिव आर.के. सुधांशु ने निरीक्षण कर जायजा लिया। इस मौके पर लोनीबी के एक्शन विपुल सैनी के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि जो कार्य जून महीने में पूरे हो जाने चाहिए थे उनमें कोरोना की वजह से देर हो गई है, जिनमें 6 महीने से लेकर साल भर का समय भी लग सकता है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है जिनकी वजह से निर्माण कार्यों में देरी हो रही है। साथ ही सचिव ने कहा कि जल्द ही रानी पोखरी में जाखन नदी पर बनने वाले 4 लाइन पुल की डीपीआर तैयार कर प्रशासन को भेज दी जाएगी। देखिए क्या है कि सड़क सुरक्षा खास करके आज के डेट में चूँकि व्हीकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर आप देहरादून को ही देखें या हरिद्वार को देखें तो उस हिसाब से मतलब आज के साइनेजेज और किस तरह से उसको स्मार्ट मतलब सुरक्षित परिवहन के लिए किया जाए उस संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। 21 जून तक हाई रिस्क, कोरोना की लास्ट डेट फिक्स। सूर्य ग्रहण से जीवन में आएंगे ये बदलाव, देश व दुनिया पर पड़ेगा इसका प्रभाव। किस राशि के लिए शुभ है सूर्य ग्रहण, मूलांक के हिसाब से क्या शुभ क्या अशुभ, जानिए आचार्य लंकेश से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चीन आर्मी द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से कायराना हमला करने से गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज श्री रामलीला मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से शहीद सैनिकों के बलिदान का बदला लेने और चीनी सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आम जनता से भी चीनी उत्पादकों के बहिष्कार करने का आह्वान किया है। बता दें कि आपके कार्यकर्ताओं ने श्री रामलीला मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीन के खिलाफ भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला करने के विरोध में जमकर नारेबाजी कर कहा कि शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस मौके पर नानक मत्ता विधानसभा प्रभारी बिशन दत्त जोशी ने कहा कि चीन ने सैनिकों के साथ विश्वासघात कर भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए भारत सरकार को चीन को सबक सिखाना चाहिए। सरकार से मेरा ये कहना है कि क्या हमारे सैनिक चाइना के बॉर्डर में घुसे थे या उनके सैनिक हमारे अंदर आ गए थे? जो इतनी मारकाट हुई, हमारे नौजवान शहीद मारे गए, इन शहीदों का अपमान हमारा देश, हमारा भारत और हम सारे हिंदुस्तानी नहीं सहेंगे। चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना तो हमारी सीमा पे कोई घुसा है और ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। अगर ऐसा है, चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया, चीन हमारी सीमा पे नहीं घुसा, तो ये इन 20 वीर जवानों को अपनी शहादत देने की जरूरत क्यों पड़ी? और उत्तराखंड के चीन बॉर्डर के समीप देश के अंतिम प्रवासी गांव नीति घाटी के ग्रामीणों ने अपनी देशभक्ति का एक और नमूना पेश किया है। जी हां, गलवान घाटी में हुए चीनी विश्वासघात पर आक्रोश जताते हुए चीनी नीति बॉर्डर पर बसे देश के अंतिम गांव नीति के ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर सरहद पर चीन मुर्दाबाद के जोशीले नारे लगाते हुए चीनी सामान का बहिष्कार और मातृभूमि के लिए बॉर्डर पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार होने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि गलवान घाटी का बदला लेने के लिए बॉर्डर के सभी लोग देश और सेना के साथ खड़े हैं। और भारतीय सेना पर चीनी सेना के कायराना हमले से पूरे देश में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, जिसके चलते बागेश्वर जिले के व्यापारियों ने चीन के सामानों की होली जलाई गई। आपको बता दें कि व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष बबलू नेगी की अगुवाई में व्यापारियों ने ऐतिहासिक गांधी चबूतरे में चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए चाइना का पुतला दहन किया, साथ ही चाइनीज सामान को नष्ट कर अपने गुस्से का इजहार जाहिर किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष बबलू नेगी ने कहा कि अब समय आ गया है भारत में चाइना के उत्पादों को बैन कर स्वयं स्वावलंबी बना जाए। और बेरीनाग में 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में गड़ाई तहसील के रुगड़ी गांव का 29 वर्षीय सेना का जवान दीपक सिंह डसीला की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें, शुक्रवार देर रात जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, जहां घर में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि जवान की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। वहीं आज जवान की सेराघाट के सरयू नदी घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई, जिससे सेना के अधिकारी सहित स्थानीय विधायक, एसडीएम सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। और खबर रुद्रपुर से है, जहां ट्रांजिट कैंप पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित उसके प्रेमी और 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 तमंचा, बाइक और नींद की गोली भी बरामद की गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें, कल देर रात युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में ट्रांजिट कैंप पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मृतक की पत्नी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक कल देर मृतक की पत्नी श्यामली और दिनेशपुर निवासी विश्वजीत के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक मृतक को लग गई, जिसके बाद दोनों लोगों ने पति को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और पति को मौत के घाट उतार दिया। ये थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का मामला है, जिसमें आज अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट लगभग 2 बजे के आसपास में
समीर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस द्वारा तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए टीमें बनाई गई, क्योंकि एक तरह से पहले ब्लाइंड था हमारे लिए केस। जो भी थोड़ी बहुत हिंट मिली थी रात्रि से ही उसमें कार्रवाई करते हुए टीमों ने उसमें काम किया, तथा जो शक था हमें उसमें उसकी पत्नी के ऊपर था। तो जब उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उसका किसी अन्य के साथ में कोई संबंध था। तो उसके पूछताछ के आधार पर उसके प्रेमी को और उसके 2 साथियों को हमने गिरफ्तार किया। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए मेरे साथ हमारा उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया